हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और चैप्टर चल रहा है हमारा पीएन जंक्शन। और इसमें आज का हमारा टॉपिक है अपवहन द्वारा चालन। तो अपवहन द्वारा चालन कैसा होता है कि हम जानते हैं कि जो कोई अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल धारा का चालन करते हैं। तो जब किसी अर्धचालक में बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं और उसके कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसे हम कहते हैं अपवहन धारा या फिर अपवाह धारा। तथा इस प्रभाव को हम बोल देते हैं अपवाह प्रभाव, यानी कि ड्रिफ्ट इफेक्ट, अपवाह प्रभाव। तो देखिए अपवाह द्वारा चालन कैसा होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, मैं क्या करता हूं इसमें कि एक बेलनाकार अर्धचालक ले लेता हूं जिसकी लेंथ है मेरे पास L, और इसको मैं V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देता हूं और इसमें धारा प्रवाहित करता हूं। तो आप धारा की दिशा देख सकते हैं, धारा की दिशा होगी प्लस से माइनस की ओर, यानी कि ये डायरेक्शन है मेरे विद्युत क्षेत्र की। तो जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, यानी कि ये मेरा जैसे ऋण सिरा है, ये मेरा धन सिरा, ये ऋण सिरा, ये धन सिरा, यानी कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र है मेरा इस डायरेक्शन में और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो माइनस से प्लस की ओर, यानी कि माइनस से ऋण सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन मेरे ये जिगजैग गति करते हैं, यानी कि यादृच्छिक गति करते हैं। तो इस गति को मैं बोल देता हूं अपवहन गति, तथा इसमें प्रवाहित धारा को बोल देता हूं अपवहन धारा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अपवहन वेग मेरा क्या होता है कि वह औसत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर यादृच्छिक गति करते हैं वो क्या कहलाता है, मेरा अपवहन वेग कहलाता है। तो देखिए इसका मैथमेटिकल देख लेते हैं हम कि मान लूँ मैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो t समय में L दूरी तय करता है, यानी कि इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये है। तो मैं मान लूँ, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन t समय में L दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक L दूरी तय करता है। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा, इसके वेग को मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ, वेग या चाल क्या होती है, दूरी अपॉन में समय, यानी कि इसके वेग को मैं यदि Vn से व्यक्त कर दूँ तो दूरी L और समय मेरा t, यानी Vn इक्वल टू हो जाएगा L/t। अब मैं ये मान लूँ कि जो ये बेलनाकार मेरा अर्धचालक पदार्थ है इसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लूँ मैं स्मॉल n, यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मैं मान लूँ स्मॉल n। अब जो ये बेलनाकार छड़ है इसका आयतन क्या होगा, इसकी लेंथ है स्मॉल l और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अगर मैं मान लूँ क्या हो, a हो, ये जैसे a हो, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, यानी कि जो बेलनाकार मेरी छड़ है इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन मैं कह सकता हूँ V इक्वल टू A इंटू एल,
ठीक है। तो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है और बेलनाकार जो छड़ है इसका आयतन है a × l। तो बेलनाकार छड़ में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इस n को मैं इससे गुणा कर दूंगा, यानी कि जो बेलनाकार मेरी छड़ है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेलनाकार छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये हो गया n × a × l। अब हम जानते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बेलनाकार छड़ पर आवेश कितना होगा, तो वो हो जाएगा, यहां मैं लिख लेता हूं, बेलनाकार छड़ पर आवेश कि हम जानते हैं Q = क्या होता है, n e ± n। आवेश Q बराबर होता है ± n। तो यानी कि, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उससे मैं गुणा कर दूं तो जो बेलनाकार छड़ है मेरा उस पर क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। यानी कि Q = हो जाएगा यहाँ से NaL की गुणा हो जाएगी E से, यानी कि NaLe नेल = एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये मेरा बेलनाकार छड़ पर क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। अब मैं जानता हूं कि जो धारा क्या होती है, धारा होती है I = Q/T। तो यहां से धारा I बराबर मैं बोल सकता हूं Q/T। तो I = Q/T करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, NaLe/T। यानी कि ये मेरे पास आ गया I = NaLe/T, NaL/T। अब नेक्स्ट देखिए यहां से, कि जो Vn बराबर क्या है मेरा, L/T। तो यानी कि यहां से L/T को मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं कर सकता हूं Vn। तो मेरा जो वेग और धारा में क्या संबंध आएगा वो देखिएगा। क्या आया मेरे पास कि I = NaL/T। और चूंकि यहाँ से हमने देखा था कि Vn यानी कि जो वेग था इलेक्ट्रॉन का, इसको भी मैं चाहूँ तो n लगा लेता हूँ, ये था L/T। यानी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ In = NaVe × E। यानी कि जो मेरा अपवहन वेग ये है, चाहूँ तो मैं इसको Vt से व्यक्त कर लूँ। तो ये मेरा क्या है, अपवहन वेग है, और ये मेरी क्या है, धारा है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, अपवहन धारा। इसको मैं अपवहन धारा भी बोल सकता हूँ, अपवहन धारा। I = NaV। कई जगह हम इसमें यूज़ कर लेते हैं Vn, जो अपवहन वेग है उसको हम Vd से व्यक्त कर देते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि जो धारा घनत्व क्या होता है मेरा, कि धारा घनत्व J बराबर होता है मेरे पास I/A। ठीक है, अब यदि
यहां से मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए धारा घनत्व निकालना चाहूं तो क्या होगा कि Jn इक्वल टू IN अपॉन में A, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं NaV इंटू A अपॉन में A। तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बच जाएगा Vn इंटू E। ठीक है, ऐसा ही मैं निकाल सकता हूँ होल घनत्व, होल या क्वार्टर घनत्व क्या हो जाएगा? होल घनत्व यानी कि Jp इक्वल टू हो जाएगा IP अपॉन में A। वही इस इक्वेशन में मैं रख लूँगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा NP VP इंटू। अब इनको अगर मैं इसको इक्वेशन दे लूँ, इक्वेशन 3 दे लेते हैं, इसको इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन 5 दे लेते हैं। स्टार्टिंग की जो इक्वेशन आई थी मेरी वेग के लिए उसको 1 दे लेते हैं और फिर अपवन वेग के लिए जो आवेश आया था उसको 2 दे लेते हैं, इसको 3 इक्वेशन दे लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व। अब जो कुल धारा घनत्व होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि कुल धारा घनत्व हो जाएगा मेरा J इक्वल टू होगा Jn प्लस Jp के, यानी कि Jn प्लस Jp इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कुल धारा घनत्व आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको मैं चाहूँ तो यों की यों रहने देता हूँ Nn को। तो J इक्वल टू N Vn प्लस N Vp और डॉट E है, इसको मैं बाहर लिख लूँ क्या? तो ये आया मेरे पास इक्वेशन 6 कि J इक्वल टू N Vn प्लस N Vp और इनटू E। तो नेक्स्ट देखिए, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक कर दी हमने कि जब हम N का यहाँ यूज़ करते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश घनत्व आता है और जब मैं होल के लिए यूज़ करता हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या आता है? P आता है, यानी कि ये मेरा है P Vp। तो N इंटू Vn इंटू E और P इंटू Vp इंटू E। तो N Vn प्लस P Vp इंटू E। तो ये मेरे पास आ जाती है इक्वेशन 6। नेक्स्ट देखिएगा, ये J इक्वल टू अपने पास इक्वेशन 6 आ गई N Vn प्लस P Vp। ये मेरी इक्वेशन 6 आ गई, इसको मैं आगे यूज़ करूँगा। अब इससे पहले हम गतिशीलता मोबिलिटी को देख लेते हैं। गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी ये क्या होती है कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो अपवहन वेग होता है वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवहन वेग और
जो मेरा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका अनुपात क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि V इज प्रोपोर्शनल टू E, यानी कि अपन एक विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर समानुपाती का चिन्ह उठाऊंगा तो एक मेरे पास स्थिरांक आ जाएगा V इक्वल टू म्यू ई, और इस म्यू को मैं कहता हूँ गतिशीलता। म्यू क्या है मेरी यहाँ, गतिशीलता। अभी देखिए, यदि मैं निकालूं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए तो यहाँ से क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए अपन वेग Vp बराबर क्या हो जाएगा, म्यू पी ई। इक्वेशन मेरी 7, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ, सॉरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए n आएगा ये, और ये भी n आएगा। ऐसे मैं निकाल सकता हूँ होलो के लिए, क्वार्टर के लिए, तो क्वार्टर के लिए अपन वेग Vp इक्वल टू क्या होगा, म्यू पी, यानी कि ये इक्वेशन मेरी 8। अब हम देख सकते हैं कि जो ये Vn और Vp के मान हमें कहाँ से मिल जाएंगे, इक्वेशन 7 और 8 से। यानी कि समीकरण 6 में सात व 8 से मान रखने पर, तो समीकरण 6 में 7 व 8 से मान रख लें तो J इक्वल टू क्या होगा, n, और Vn का मान ये रहा मेरे पास म्यू n इंटू ई है, इसको मैं बाहर रख लूँगा, प्लस P इंटू Vp। तो Vp का मान ये रहा मेरे पास, यानी P इंटू P की जगह क्या आ जाएगा, म्यू P, और E मेरा बाहर। और यहाँ मेरे पास पहले से क्या चल रहा है, E बाहर चल रहा है, सॉरी ये E चल रहा है बाहर, तो E, और यहाँ से आया E। इसको मैं इक्वेशन दे लेता हूँ 9। ये मेरी है इक्वेशन 9। अब देखिए इक्वेशन 9 में क्या कर सकते हैं, ये है धारा घनत्व J बराबर, ये रिलेशन मेरे पास आ रहा है। अब हम जानते हैं कि ओम के नियम से जो धारा घनत्व और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें क्या रिलेशन आता है कि J इक्वल टू होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कि J इक्वल टू होता है सिग्मा E, यानी ओम के नियम का जो सूक्ष्म रूप होता है, के सूक्ष्म रूप से, यानी कि J इक्वल टू होता है सिग्मा E, और J इक्वल टू ये है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। तो समीकरण 9 व 10 से, तो देखिएगा सिग्मा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, n म्यू n प्लस P म्यू P इंटू ई से ही कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, सिग्मा इक्वल टू n म्यू n प्लस P म्यू P और इंटू ई। ये मेरे पास जो चालकता है सिग्मा, उसके लिए रिलेशन आ जाता है कि चालकता सिग्मा बराबर हो जाएगी मेरी n म्यू n प्लस P म्यू P इंटू ई। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, चालकता का व्युत्क्रम होती है। चूँकि प्रतिरोधकता रो बराबर होती है 1/में में सिग्मा, यानी कि प्रतिरोधकता यहाँ से क्या हो जाएगी 1/में n म्यू n प्लस
पी म्यू इंटू ई। ये मेरे पास प्रतिरोधकता के लिए रिलेशन आ जाता है, यानी कि इसको मैं इक्वेशन 11, इसको इक्वेशन 12। समीकरण 11 चालकता को प्रदर्शित करती है और समीकरण 12 प्रतिरोधकता को प्रदर्शित करती है। अब मैं देख लेता हूँ कि जो अर्धचालक, पी अर्धचालक और एन अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता और चालकता में संबंध। तो देखिए सबसे पहले पी अर्धचालक के लिए पी अर्धचालक के लिए देखो हमारे पास जो इक्वेशन 11 थी वो किसके लिए आई थी? चालकता के लिए आई थी। और इक्वेशन 11 हमारे पास क्या आई थी कि सिग्मा बराबर था एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू ई। तो मैं पी अर्धचालक के लिए ले रहा हूँ, तो मैं इसको लिख लेता हूँ सिग्मा पी इक्वल टू एन पी इंटू पी पी इंटू म्यू पी इंटू ई। अब मैं जानता हूँ कि जो एन पी क्या होता है, एन पी बराबर होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए, एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए। ऐसे ही जो मेरा पी पी ये क्या होता है, ये होता है मेरा एन ए। तो ये दोनों मान मैं इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा सिग्मा पी इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन ए इंटू म्यू एन प्लस पी पी इंटू एन एन ए म्यू पी और मेरा बाहर चल रहा है ई। अब यहाँ से देखिए कि जो एन ए का मान होता है वो एन आई के तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। यानी कि एन ए इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन हो एन आई के। अगर ऐसा है तो एन आई का स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और इसका अनुपात भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी एन आई स्क्वायर अपॉन में एन ए क्या होगा, बहुत छोटा होगा। यानी कि इस हिस्से को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा सिग्मा पी इक्वल टू एन ए इंटू म्यू पी इंटू ए। तो ये मेरे पास आ गया सिग्मा पी। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ प्रतिरोधकता। पी अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो पी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा पी, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन ए म्यू पी इंटू ई। तो ये मेरे पास प्रतिरोधकता के लिए क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। अब ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ एन अर्धचालक के लिए। तो एन अर्धचालक में क्या होगा, देखिएगा तो एन अर्धचालक के लिए देख लेते हैं। एन अर्धचालक के लिए तो भाई जो समीकरण 11 थी अब हमारी क्या हो जाएगी, सिग्मा एन इक्वल टू हमारे पास होता था एन म्यू एन, यानी कि एन एन इंटू म्यू एन प्लस पी एन इंटू म्यू पी इंटू ई। अब जो एन एन होता है, जो एन अर्धचालक के लिए एन एन का मान होता है मेरा दाता परमाणु की संख्या, यानी कि एन एन होता है एन डी के बराबर। और जो पी एन होता है मेरा ये होता है एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन डी। देखिए दाता परमाणु की संख्या जो एन डी होती है ये
एन आई की तुलना में क्या होती है, सॉरी एन आई की तुलना में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो सिग्मा एन इक्वल टू एन एन का मान रख लेते हैं यहाँ से कि एन डी म्यू एन प्लस पी एन, इसकी मल्टीपल कर लेते हैं ई के अंदर, प्लस पी एन का मान रख लेते हैं यहाँ से एन आई का स्क्वायर अपॉन में एन डी इंटू म्यू पी इंटू ई। तो अगर एन डी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आई, तो इसका एन आई का स्क्वायर भी क्या होगा, नगण्य होगा, और एन आई स्क्वायर अपन में एन डी भी क्या होगा, बहुत कम होगा। यानी इस हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्मा एन इक्वल टू हो जाएगा एन डी म्यू एन इंटू ई। ये मेरा एन अर्धचालक के लिए चालकता का रिलेशन आ गया। ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ प्रतिरोधकता, यानी कि प्रतिरोधकता इसके लिए आ जाएगी 1/सिग्मा एन, यानी कि 1/एन डी इंटू म्यू एन इंटू ई। तो ये मेरा प्रतिरोधकता के लिए रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से आप अपन द्वारा चालन में सिग्मा एन, रो एन, सिग्मा पी और रो पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।